हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रेम सर आज आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 वाणिज्य विषय का पेपर जिसका कोड है 829। और इस प्रश्न के का जो पहला पार्ट है, जो बहुविकल्प प्रश्न आता है, उसे मैंने इस पार्ट से पहले पार्ट में मतलब पहली वीडियो में उसे सॉल्व करा दिया है। तो आज हम इसके जो बचे हुए प्रश्न हैं, वेरी शॉर्ट जो खंड बी होता है, उसके सभी प्रश्नों को हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो देरी ना करते हुए सॉल्व करते हैं। जो सबसे पहला प्रश्न है आपका, वो है खंड ब का अति लघु उत्तरीय प्रश्न का शुद्ध लाभ क्या है। तो शुद्ध लाभ क्या है, मैंने इसका सॉल्यूशन किया हुआ है, पढ़ते हैं हम इसका सॉल्यूशन। तो शुद्ध लाभ क्या है, जब लाभ हानि खाते के धनी पक्ष का योग ऋणी पक्ष के योग से अधिक होता है, मतलब जो लाभ हानि खाता है उसके धनी पक्ष का योग ऋणी पक्ष के योग से अधिक होता है, तब अंतर जो आता है वो क्या होता है, शुद्ध लाभ कहलाता है। प्रश्न नंबर 2 है आपका, अनुक्रमिका के कोई दो लाभ बताइए। तो दो लाभ क्या है अनुक्रमिका के दो लाभ। नंबर 1, पत्रों को फाइल करने में सुविधा, और दूसरा है समय एवं श्रम दोनों की बचत। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। क्या है, व्यापारिक बैंक के रूप में स्टेट बैंक कौन से कार्य करता है। तो व्यापारिक बैंक के रूप में स्टेट बैंक क्या क्या कार्य करता है। तीसरे प्रश्न का हल, व्यापारिक बैंक के रूप में भारतीय स्टेट बैंक के कार्य। नंबर 1, यह बैंक अन्य बैंक व्यापारिक बैंकों की भांति जनता से विभिन्न खातों द्वारा जमा पर धन प्राप्त करता है। दूसरा हो जाएगा, स्टेट बैंक विनिमय बिलों तथा विनिमय साख बिलों को लिखता है, स्वीकार करता है, बनाता है, भुनाता है और उनका क्रय विक्रय करता है। ये दो कार्य आपके भारतीय स्टेट बैंक के जो व्यापारिक बैंक के रूप में करता है। आगे प्रश्न नंबर 4 है, चेक के रेखांकन से आप क्या समझते हैं। जो चेक होता है उस पर जो दो लाइन होती हैं उसके बारे में पूछ रहा है। तो क्या होता है, जब हम एक चेक का रेखांकन करते हैं तो क्या होता है, जब किसी चेक को अत्यंत सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से उसके मुख पृष्ठ पर दो समांतर तिरछी रेखाएं खींच दी जाती हैं तो यह चेक का रेखांकन करना कहलाता है। इन रेखाओं में बीच में जो हम लिखते हैं एन CO या एंड कंपनी, नॉट नेटोजेबल, ए विनिमय साध्य है, अकाउंट पे ओनली यानी अकाउंट पे ओनली, खाते में जमा करें, एवं किसी बैंक का नाम आदि शब्द भी लिखे जा सकते हैं। और चेक का रेखांकन भुगतान का पक्का प्रमाण होता है। आगे प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। क्या है, उत्पत्ति ह्रास नियम से आप क्या समझते हैं। ये आपके सिलेबस में नहीं है उत्पत्ति ह्रास नियम। तो क्या है, उत्पत्ति ह्रास क्या था। प्रश्न नंबर 5 का सॉल्यूशन है, उत्पत्ति ह्रास नियम से अभिप्राय यह है कि जब कृषि कार्य में भूमि की मात्रा को स्थिर रखकर अन्य साधनों की मात्रा को बढ़ाया जाता है तो उत्पादन में होने वाली वृद्धि साधनों की मात्रा में की गई वृद्धि के अनुपात से कम होती है। उत्पादन में वृद्धि का अनुपात साधनों में वृद्धि के अनुपात से कम होता है। यही क्या है, यही उत्पत्ति ह्रास नियम है। आगे प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 6 क्या था, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, थोक व्यापार के कोई दो गुण और दो दोष बताइए। तो क्या होगा इसका, आगे कहते हैं, थोक व्यापारी के दो गुण क्या होगा, थोक व्यापारी एवं उसके कर्मचारियों का परिश्रमी होना अत्यंत आवश्यक है। नंबर 2, उसके पास व्यापार की आवश्यकता अनुसार पर्याप्त पूंजी होनी चाहिए। थोक व्यापारी के दोष, वस्तुओं के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि होना। दूसरा होगा एकाधिकार
प्राप्त करने का प्रयत्न। प्रश्न नंबर 7 जो होगा आपका, नस्तीकरण के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो इसका जो हल है, नस्तीकरण का महत्व, पत्रों का रिकॉर्ड होना, पत्रों का सुरक्षित होना। नंबर 3, व्यापार में सुगमता आना। नंबर 4, समय की बचत होना। नंबर 5, आवश्यकता पड़ने पर पत्रों का सरलता से मिलना। नंबर 6, अच्छे संबंध स्थापित होने में सहायक। और नंबर 7, आवश्यकता अनुसार सही प्रणाली का चुनाव आदि। ये मैंने पॉइंट लिखे हुए हैं, बाकी ने आप एक्सप्लेन कर सकते हैं डिटेल में, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हैं। आगे नेक्स्ट प्रश्न आपका, प्रश्न नंबर 8, सहकारी बैंक की 4 विशेषताएं। तो क्या क्या हैं 4 विशेषताएं? सहकारी बैंक की 4 विशेषताएं निम्न प्रकार है। नंबर 1, इन बैंकों की प्रबंध व्यवस्था प्रजातांत्रिक आधार पर होती है। नंबर 2, इनकी स्थापना वे व्यक्ति करते हैं जो स्वयं अपनी सहायता करना चाहते हैं। नेक्स्ट नंबर 3, यह बैंक प्राय आर्थिक दृष्टि से निर्बल, ये आपका बहुविकल्प प्रश्न में भी आया था, आर्थिक दृष्टि से निर्बल व्यक्तियों द्वारा, जो एक बहुविकल्प प्रश्न आया था उसमें पूछा था कि जो सहकारी बैंक है इनकी स्थापना कौन करता है, तो कौन करता है? आर्थिक दृष्टि से दुर्बल व्यक्ति, ठीक है, का संगठन होता है, जो सामूहिक प्रयासों द्वारा अपने आर्थिक हितों की अभिवृद्धि हेतु संगठित होते हैं। और नंबर 4, इनका निर्माण उद्देश्य सेवा के लिए है, न कि लाभ के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 9, चेक और हुंडी में क्या अंतर है? तो क्या अंतर है, पढ़ते हैं इनको भी। प्रश्न नंबर 9 का हल, चेक द्वारा हुंडी में, चेक तथा हुंडी में अंतर। नंबर 1, चेक शर्त रहित होता है, ठीक है, जबकि हुंडी शर्त रहित तथा शर्त सहित दोनों प्रकार की हो सकती है। दूसरा अंतर है, चेक में बैंक को आदेश दिया जाता है, ये वाला प्रश्न भी आया था, ये चेक में किसको आदेश दिया जाता है, किस पे लिखा जाता है? तो चेक में बैंक को आदेश दिया जाता है, जबकि हुंडी में व्यक्ति विशेष, मतलब किसी एक व्यक्ति जिसे हमें चेक पैसे लेने हैं को आदेश दिया जाता है। नेक्स्ट जो होगा इसका तीसरा पॉइंट, चेक प्राय हिंदी अथवा अंग्रेजी में लिखा जाता है, जबकि हुंडी प्राय क्षेत्रीय भाषा में लिखी जाती है। नेक्स्ट आपका नंबर 4, चेक बैंक खाता धारक द्वारा बैंक पर लिखा जाता है, ये प्रश्न आया था, यानी चेक किस पे लिखा जाता है? बैंक पर लिखा जाता है, जबकि हुंडी माल के विक्रेता द्वारा क्रेता पर लिखी जाती है। नेक्स्ट है आपका जो प्रश्न नंबर 10 है, उसका सॉल्यूशन जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन था, पूरा दिया हुआ है क्वेश्चन, हम इसका सॉल्यूशन करेंगे 1 बाय 1। तो जैसे आपको दिया हुआ है, तो हमारा जो प्रश्न था ये था, इसमें हमें क्या करना था, यहाँ मंगेश ट्रेडर्स के निम्नलिखित तलपट से अंतिम खाते तैयार कीजिए। हमें अंतिम खाते तैयार करने, हमें क्या दिया हुआ, प्रारंभिक रहतिया दिया हुआ है, क्रय विक्रय, क्रय वापसी, विक्रय वापसी, अधिकार शुल्क, मजदूरी और वेतन, कार्यालय वेतन, प्राप्य बिल, देय बिल, कार्यालय यंत्र, मोटर वैन, प्लांट एंड मशीनरी, डूबत ऋण, विज्ञापन। आगे है रोकड़, नगद रोकड़, हस्त, विविध देनदार, अशुद्ध ऋण के लिए संचय, विविध लेनदार पूंजी, दोनों का टोटल दे रखा है। और उसके बाद हमें कुछ एडजस्टमेंट दे रखी थी। 31 मार्च 2023 को अंतिम रहतिया का मूल्यांकन लागत मूल्य पर 19,000 रुपये और बाजार मूल्य पर 20,000 रुपये। तो जो हमारा बाजार मूल्य को हम लेते नहीं है, इनमें जो दोनों में कम होता है उसे हम लेते हैं। तो जो हमारा जो स्टॉक मूल्य का माना जाएगा वो माना जाएगा 19,000। आदत वेतन जो दिया हुआ है, ये हमारा जो वेतन होगा उसमें प्लस हो जाएगा। पूर्णत मजदूरी जो दे रखी है ये 1,000 रुपये माइनस हो जाएगी हमारी मजदूरी में से। आगे कार्यालय यंत्र, मोटर वैन, प्लांट तथा मशीनरी पर क्रमशः 5%, 10% और 15% का हिरास लगाया जाएगा। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं धीरे धीरे। इससे सबसे पहले आपको ओपनिंग स्टॉक लिख लेंगे। यहाँ ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट थी 32,750। परचेज लिख लेंगे
परचेज दे रखी है 55,000 रुपये, इसमें से हम माइनस कर देंगे परचेज रिटर्न 2630 रुपये, तो माइनस करके ये अमाउंट आ जाएगी 52,370 रुपये। ठीक है, आगे इधर हम सेल्स लिखेंगे। सेल्स है आपका 89,500 की, और इसमें से माइनस कर लेंगे सेल्स रिटर्न को 4480 रुपये। माइनस करने के बाद ये आपका आ जाएगा आपका कितना, 85,020। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक जो अभी मैंने दिखाया था 19,000 रुपये यहाँ आ जाएगा, एक तो यहाँ आएगा, और एक आपका बैलेंस शीट की एसेट साइड में आ जाएगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक 19,000 रुपये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इधर हमारा अधिकार शुल्क दे रखा है 4,000 रुपये लिख देंगे। उसके बाद वेजेज एंड सैलरी 8,000 रुपये, तो वेजेज के हमारे 1,000 रुपये प्रीपेड थे, तो ये हम प्रीपेड माइनस कर देंगे, तो 8,000 में से 1,000 जब माइनस करेंगे तो ये बचेंगे 7,000 रुपये। और जो प्रीपेड है, प्रीपेड वेज, इससे संबंधित क्वेश्चन भी आया था हमारा। तो प्रीपेड क्या होता है, वो हमारी संपत्ति होती है, और जितने भी प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं वो सब हमारी एसेट साइड में लिखे जाएंगे। ये प्रीपेड वेजेस 1,000 रुपये, देखो ये आ गई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था हमारा, यहाँ तक हो गया हमारा, हाँ ये हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों साइड का टोटल करेंगे, इधर का भी और इधर का भी। तो टोटल करने के बाद हमारा क्या आएगा, ये इधर का टोटल आ जाएगा 1,04,020। इसके टोटल में से इस वाले टोटल को माइनस करेंगे, तो हमारा टू ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 7,900, यह आ जाएगा। इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो नीचे वाला पार्ट होता है इसमें, बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD, मतलब जो हम ब्रो डाउन लेकर आए 7,900। आगे बढ़ते हैं हम, नीचे वाला पार्ट था, इसमें आपका सबसे पहले टू ऑफिस सैलरी 11,000 रुपये, इसमें हमें आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखी थी अदद वेतन 1,000 रुपये, ये हम प्लस कर देंगे, 11,000 प्लस 1,000 हो जाएगा 12,000 रुपये। और ये जो प्लस किए हमारे ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपकी जो बैलेंस शीट होती है उसकी लाइबिलिटी साइड में आ जाते हैं, ये रहे 1,000 रुपये आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, आगे फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन थे हमारे, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट 1,000 रुपये आएगा, क्योंकि जो हमारा जो ऑफिस इक्विपमेंट है वो हैं 20,000 के, और 20,000 का 5% निकालेंगे तो वो आएगा 1,000। तो 1,000 यहाँ माइनस हो जाएंगे बैलेंस शीट में से 20,000 में से ये बचेंगे 19,000 रुपये, और ये 1,000 जो माइनस किया हमने ये आ जाएगा आपका यहाँ पर किस नाम से, टू डेप ऑन ऑफिस इक्विपमेंट 1,000 रुपये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा इसी के साथ, टू डेप ऑन मोटर वैन। तो मोटर वैन हमारी है यहाँ पर कितने की, मोटर वैन ये 30,400 की मोटर वैन है, इसका 10% हमने डेप लगाया है, तो वो आ गया 3,040। इसमें से माइनस करेंगे 30,400 में से, तो ये आ जाएगा बस 27,360। ये आपकी मोटर वैन यहाँ आ जाएगी, और जो ये माइनस किया हमने ये टू साइड में आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टू डेप ऑन मोटर वैन के नाम से 3,040। नेक्स्ट आपका टू डेप ऑन प्लांट एंड मशीनरी, सेम वैसे ही आपके यहाँ दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी आपका 25,000 का है, इसका निकालेंगे आप 15% जो दिया हुआ है आपका डेप, तो वो आ जाएगा 3750, यानी 3,750। इसको माइनस करेंगे इसमें से, तो ये बचेगा आपका 21,250 प्लांट एंड मशीनरी बचेगी आपकी। और ये जो अभी माइनस किया हमने यहाँ, ये आ जाएगा टू डेप ऑन प्लांट एंड मशीनरी के नाम से। ठीक है, उसके बाद ये हो गया। अब बाकी जो एलिमेंट हमारे बचे हैं, यहाँ कैश इन हैंड आ जाएगा बैलेंस शीट में डायरेक्ट, और संडे डेटर्स आ जाएंगे आपके 31,250 के। और इसमें आपका क्या बचा है, जो बैड डेप्ट्स दे रखे थे आपके क्वेश्चन में, बैड डेप्ट्स आपके आ गए 2,500 रुपये के, और एडवर्टाइजमेंट आपका आ गया 6,000 रुपये का। और आपका एक अमाउंट क्रेडिट में दी हुई थी, ये वाली क्या था, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट्स, या हिंदी में दिया हुआ है अशुद्ध ऋण के लिए संचय 1,000 रुपये। तो ये आपका क्रेडिट वाला था, तो ये यहाँ आ जाएगा बाय रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट्स 1,000 रुपये। तो हम दोनों तरफ का टोटल करेंगे, जो हमारा जो अधिक टोटल आएगा, योग जो आएगा इधर का आएगा 28,290, और इधर का आ रहा है हमारा टोटल कितने, दोनों को जोड़ेंगे तो 8,900। तो इसे हम माइनस करेंगे दोनों को यहाँ लिखकर, तो जो बैलेंस जो आएगा वो आएगा आपका डेबिट साइड का ज़्यादा। जब डेबिट का ज़्यादा आता है तो वो होता है आपका बाय नेट लॉस, बाय नेट लॉस 19,390। और ये हम कहाँ का ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। बैलेंस शीट का जो पार्ट रह गया हमारा ये रहा, तो यहाँ हमारा कैपिटल दे रखी थी 1,25,000 की, अभी मैंने लिखा ट्रांसफर प्रॉफिट एंड लॉस, जो लॉस था नेट लॉस,
19,390 माइनस करेंगे 1,25,000 में से तो बचेगा आपका 1,05,610। जो अभी कुछ एलिमेंट बचे हुए थे सन्ड्री क्रेडिटर्स 24,000 के हमने यहाँ से लिख लिए थे, क्वेश्चन में दिए हुए हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, और ये आपका दिया बिल्स पेबल दे बिल 12,500 के। अब दोनों ही साइड अब हम टोटल करेंगे, तो जब दोनों साइड का टोटल करेंगे तो ये टोटल आएगा आपका कितना 1,43,110, 1,43,110। तो ये आपका हो जाता है क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन जो न्यूमेरिकल पोर्शन था। इसी के साथ साथ मैंने इसका जो सेकंड पार्ट होता है अथवा वाला वो भी मैंने सॉल्व किया है। क्या है? रोकड़ बही क्या है? खुरदर रोकड़ बही व्यवस्था में इम्प्रेस्ड प्रणाली को स्पष्ट करें। तो ये हमने करा हुआ है, यहाँ पर करते हैं इसको सॉल्व। तो क्या है? रोकड़ बही लेखों की ऐसी पुस्तक जिसमें केवल नकद एवं बैंक संबंधी व्यवहारों का क्रमवार तथा तिथिवार लेखा किया जाता है, रोकड़ बही कहलाती है। एक डेफिनेशन भी लिखी है मैंने। कार्टर के अनुसार रोकड़ बही प्रारंभिक लेखी की पुस्तक है जिसमें मुद्रा की समस्त प्राप्तियों तथा भुगतानों का लेखा किया जाता है। आगे जो आगे क्वेश्चन था इसका सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का, खुरदर रोकड़ बही में अग्रदाय या पेश की पद्धति। इस पद्धति के अनुसार माह के प्रारंभ में जो प्रधान रोकड़िया होता है, प्रधान रोकड़िये द्वारा अपने अनुमान के आधार पर एक निश्चित राशि लघु रोकड़िये को व्यय करने के लिए दे दी जाती है। यह राशि न तो बहुत अधिक और न ही बहुत कम होनी चाहिए। ऐसी राशि क्या कहलाएगी? अग्रदाय राशि कहलाती है। पूरे महीने अपने खर्चों के अनुसार लघु रोकड़िया इस राशि से भुगतान करता है तथा इसका लेखा बही में करता रहता है। माह के अंत में लघु रोकड़िये द्वारा प्रधान रोकड़िये को हिसाब दिखाया जाता है तथा जितनी खर्च हुई राशि है, यानी जितनी राशि खर्च हुई है उतनी ही राशि प्रधान रोकड़िये से फिर प्राप्त कर ली जाती है। इस प्रकार अगले माह के लिए भी उतनी ही राशि व्यय करने हेतु हो जाती है। इस विधि को लघु रोकड़िये को अग्रदाय राशि प्राप्त होती है, अतः इस पद्धति को अग्रदाय या पेशगी पद्धति कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 हम सॉल्व करेंगे। पहले उसका न्यूमेरिकल पार्ट सॉल्व करेंगे। हाँ, तो ये उसका क्वेश्चन नंबर जो आपका था 11 का, तो ये उसका सॉल्यूशन मैंने पहले किया हुआ था, उसे ही मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ ये लखनऊ था, ये क्या हो जाएगा अब सिर्फ कानपुर में चेंज हो जाएगा, कानपुर। बाकी सॉल्यूशन सेम एज इट इज रहेगा। चाहे तो आप यहाँ ईयर चेंज कर लेंगे, 2023 की जगह आप 2024 कर लेंगे, बाकी सेम रहेगा। आगे देखो ये सारा मैंने लिखा हुआ है। क्या था? बीजक अशोक एजेंसीज, बीजक संख्या 192, आदेश संख्या 1182, 1123 को 24 कर लेंगे। अभी तो 11 आए ना, 23 ही रहने देंगे, 23 ही रहने दो, इसे सेम वही रहेगा। आगे दूरभाष कोड संख्या ABC सेवा में मैसर्स कन्नौजा ब्रदर्स फैजाबाद, शर्त जो दी हुई होगी। मात्रा यहाँ इस वाले जो इस साल जो 2024 में क्वेश्चन आया वहाँ पर ये शब्द नहीं था, लेकिन क्वेश्चन को पूरा जो सही होगा वो यही होगा। 10 पेटी गंगा साबुन, प्रत्येक पेटी में 120 टिकियाँ और 70 रुपये प्रति दर्जन। जब इसे सॉल्व करेंगे तो अमाउंट आ जाएगी 7,000 रुपये। ठीक है। उसके बाद 7 पेटी पैरासूट नारियल तेल, प्रत्येक पेटी में 200 मिलीलीटर वाली हैं और कितनी शीशियाँ? 252 शीशियाँ हैं। तो इनको हम फिर दर्जन में चेंज कर लेंगे क्योंकि 80 रुपये प्रति दर्जन का रेट दिया हुआ है, तो इनको दर्जन में चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,760 रुपये आएंगे। आगे बढ़ते हैं। 32 टीन डालडा वनस्पति घी, प्रत्येक टीन में 5 kg यानी कि 5 किलोग्राम है, तो हम जो रेट दिया हुआ है 35 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो इसको 32 गुणा 5 गुणा
35 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5600 रुपये। वैसे ही सेम 12 पेटी लाइबॉय साबुन, प्रत्येक पेटी में 10 दर्जन है, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लेंगे 65 रुपये से तीनों की मल्टीप्लाई करके, तो ये आ जाएगा आपका 7800 रुपये। 1 2 3 4 चारों अमाउंटों को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 32,160 रुपये। और इसका निकालेंगे 7 सही 1/2% यानी कि 7.5% क्या होगा आपका व्यापारिक छूट है, तो ये आएगी निकल के आपकी 2412 रुपये। और माइनस करने पे जो आपकी अमाउंट बचेगी इसमें से वो आ जाएगी आपकी 29,748 रुपये। और इसमें आपके कुछ जो खर्चे हैं जोड़े हमने क्या क्या, ए पर पैकिंग व्यय 12 रुपये प्रति पेटी के हिसाब से हैं, तो ये हो जाएंगे 348 रुपये। और दूसरा आपका वह ये है आपका 2 रुपये प्रति टीन, 2 रुपये प्रति टीन के हिसाब से, तो ये हो गए 64 रुपये। आगे बढ़ते हैं, पैकिंग के ही वह दोनों। ठेला भाड़ा 80 रुपये, रेल भाड़ा 320 रुपये, बीमा वह 120 रुपये। इन सारे खर्चों को जोड़ेंगे तो 932 रुपये आएगा। 932 प्लस 29,748 को जोड़ेंगे तो 30,410 रुपये आपका टोटल आता है इस बिल का। तो कुल देय राशि होगी आपकी 30,410 रुपये केवल। तो आगे लिखते हैं नीचे, माल सवारी गाड़ी से भेजा गया है और रेलवे रसीद संख्या देश, यानी कि ये दी हुई है, मैंने लिख दी थी ऐसे ही। दिनांक इतना 5 नवंबर 2023 और इधर जाएगा अशोका एजेंसीज, अशोक साइन हो जाएंगे। और नीचे लिख देते हैं हम भूल चूक लेनी देनी। ये सारी चीज़ें मैंने लिख दी हैं, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल नहीं कर पाया हूँ मैं, तो आप ये देख लेंगे ध्यान से और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और ध्यान से इसे पूरा सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। इसके बाद मैंने इसका जो अथवा में जो प्रश्न आया उसका भी हल लिखा हुआ है, उसे मैं आपको बताता हूँ। क्या था 11 में, तो 11 का जो अथवा का आया है क्वेश्चन वो आया है, भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए। जो आपका 22 में भी आया है, 23 में भी आया है, इस बार 24 में भी पूछा गया है। तो इसके जो मुख्य कार्य हैं वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य कार्य निम्न। नंबर 1 पत्र मुद्रा का निर्गमन। नंबर 2 सरकार का बैंक, बैंकों का बैंक और साख नियंत्रण, समाशोधन गृह का कार्य, विदेशी विनिमय नियंत्रण, सूचनाओं व आंकड़ों का संकलन और प्रकाशन। नंबर 8 औद्योगिक वित्त एवं कृषि साखी व्यवस्था। और नंबर 9 बैंकिंग व्यवस्था पर नियंत्रण। और नंबर 10 हो जाएगा का बैंकिंग प्रशिक्षण व्यवस्था। इस तरीके से 10 कार्य लिखे मैंने और इनको आप, ये मैंने आपको सॉल्यूशन की वजह से दिखाया है, आप इनको डिटेल में आप अपनी बुक से याद करके पूरा डिटेल में लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। जो प्रश्न नंबर 12 आपका दिया हुआ है वो क्या है, प्रश्न नंबर 12 ये है, क्या है, व्यय और बचत के पारस्परिक संबंध को स्पष्ट कीजिए तथा इसके सामाजिक महत्व पर प्रकाश डालिए और इसमें अथवा में उत्पत्ति ह्रास नियम को समझाइए। तो पहले हम ऊपर वाला करेंगे, मैंने लिखा हुआ है इसे, पढ़ते हैं क्या है। हाँ जी, व्यय और बचत का पारस्परिक संबंध। तो क्या है, व्यय और बचत दोनों ही हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं, अतः इन दोनों का परस्पर बहुत गहरा संबंध है। जिस प्रकार की किसी पक्षी को संतुलित रूप से उड़ने के लिए दोनों डैनों की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार आर्थिक क्रियाओं रूपी रथ के संतुलित संचालन के लिए व्यय और बचत दो पहियों की समान हैं। जिस प्रकार कैंची के एक फलक से काम नहीं चलता है, ठीक उसी प्रकार केवल व्यय से काम नहीं चलता। दोनों में यह समानता पाई जाती है कि दोनों में मुद्रा द्वारा वस्तु और सेवाओं का विनिमय होता है, लेकिन अंतर केवल यह है कि दोनों में वस्तु और सेवाओं का उपयोग समान रूप से नहीं होता। व्यय में केवल धन के द्वारा वस्तु और सेवाएं प्राप्त करके आवश्यकताओं की संतुष्टि प्रत्यक्ष रूप से की जाती है, जबकि बचत में धन के द्वारा वस्तु और सेवाओं की प्राप्ति धनोत्पादन के लिए की जाती है।
किंतु व्यय द्वारा प्रत्यक्ष रूप से और बचत द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है। प्रोफेसर पेंशन के अनुसार व्यय तथा बचत दोनों ही मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। आगे जो इसका आगे का पार्ट था, बचत का सामाजिक दृष्टिकोण से महत्व क्या है। बचत से ही पूंजी संचय होता है। पूंजी संचय से पूंजी निर्माण तीव्र गति से होता है। दूसरा है, पूंजी निर्माण से ही आर्थिक विकास एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है तथा अर्थव्यवस्था गतिशील हो जाती है तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। आगे नंबर 3, आर्थिक विकास से देश की राजनीति एवं सैनिक शक्ति में वृद्धि होती है। आजकल आर्थिक दृष्टि से संपन्न देश ही शक्तिशाली राष्ट्र माना जाता है। नंबर 4, बचत की गई राशि को लोग बैंकों में जमा करते हैं एवं बीमा व्यवसाय में उसका निवेश करते हैं। इससे देश में बैंकिंग एवं बीमा व्यवसाय का विकास एवं विस्तार होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर जो 12 का अथवा वाला प्रश्न है उसका उत्तर पढ़ रहा हूँ मैं, आप उसे नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। लिखते हैं, देखते हैं। उत्पत्ति ह्रास नियम क्या है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने उत्पत्ति ह्रास नियम को केवल कृषि के साथ संबद्ध किया है। मार्शल के अनुसार यदि कृषि कला में कोई सुधार न हो तो भूमि पर खेती करने में पूंजी और श्रम की मात्रा बढ़ाए जाने पर उत्पादन में सामान्यतः अनुपात में कम वृद्धि होती है। दूसरे जो आधुनिक अर्थशास्त्री उन्होंने क्या कहा, आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार यह नियम केवल कृषि में ही लागू नहीं होता बल्कि यह उद्योग तथा उत्पादन के अन्य क्षेत्रों में भी उसी प्रकार लागू होता है जिस प्रकार की कृषि में। इसलिए आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने या अर्थशास्त्री इसे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहते हैं। आगे नियम की व्याख्या करते हैं। नियम की व्याख्या, नियम का निरूपण करते समय श्रीमती जॉन रॉबिन्सन एक साधन को निश्चित तथा अन्य साधनों को परिवर्तनशील रखती हैं, जबकि प्रोफेसर बेनहम केवल एक साधन को परिवर्तनशील तथा अन्य साधनों को निश्चित मानते हैं। तो इसको हम एक तालिका के द्वारा समझ सकते हैं, जिसमें मैंने एक बनाया है चार्ट, जो टेबल है, इससे समझ लेते हैं। देखेंगे ज़रा। सबसे पहले कॉलम मैंने लिखा श्रमिकों की संख्या, दूसरे कॉलम में लिखा मैंने कुल उत्पाद, तीसरे कॉलम में औसत उत्पाद और नेक्स्ट कॉलम में लिखा सीमांत उत्पाद और लास्ट कॉलम में लिखा विशेष। क्या प्रभाव पड़ता है इस नियम का। जैसे पहले कॉलम में देखो जरा ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जो टोटल कुल उत्पाद हुआ वो 4 इकाई, 11 19 27 34 39 42 44 45 और 44। आगे क्या हो जाए, औसत उत्पाद रहा वो यहाँ पे 4 रहा, 5.5 6.33 6.7 5 और 6.80 6.50 6.00 5.50 5.00 4.50 और 4.00। आगे जो मार्जिन सीमांत उत्पाद रहा वो क्या रहा, देखो जरा यहाँ पे क्या हुआ है, देखेंगे अब जरा। पहले जैसे हमने बढ़ाया, यहाँ पर वर्कर्स बढ़ाते हुए गए तो यहाँ पे क्या हुआ, 4 से कितना हो गया था, 7 बढ़ा, 8 हुआ, 8 से फिर 8 और फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे हमने 5 वर्कर लगाए तो ये 7 हो गया, फिर 7 से भी क्या हो गया, 6 पे 5 रह गया, 7 पे 3 रह गया, 8 पे 2 रह गया और 9 पे 1 रह गया और 10 लगाए 0 बन गया और फिर 11 पे आके माइनस। मतलब जैसे जैसे वर्कर की संख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ये यानी घटता हुआ जा रहा है। इधर पहले बढ़ा और फिर एक स्थिति के बाद घटता हुआ गया। तो इसमें क्या थी, जो ये समझ लेते हैं। जो पहली अवस्था थी उसमें क्या होती है, बढ़ती हुई औसत उपज, मतलब पहले बढ़ेगा कुछ समय तक, उसके बाद बढ़ता हुआ जाएगा, मतलब कुछ पहली स्थिति में बढ़ेगा। द्वितीय अवस्था जब आएगी तो उसमें क्या हो जाएगा, घटती हुई सीमांत और औसत उपज,
मतलब ये घटती हुई जा रही है, बढ़ तो रही है लेकिन घटते हुए क्रम में बढ़ रही है। और जो तीसरी अवस्था जो होगी उसमें क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, गिरती हुई कुल उपज, मतलब ये क्या हुआ था, घटने लगा, बढ़ने के बाद रुका यहाँ सेम रहा और उसके बाद घटना स्टार्ट हुआ और ये सीमांत किस में हो गई, माइनस में हो गई। तो इस प्रकार मैंने आपका जो 2024 का वाणिज्य वर्ग का जो पेपर था सब्जेक्ट का, ये मैंने आपका पूरा सॉल्व कर दिया है। तो आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लें, जो आपके जो अगले साल के जो पेपर होंगे उनमें आपके बहुत हेल्पफुल होगा। तो उसके लिए आप इसे आप वीडियो को सेव कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करें अगर आपको अच्छा लगा है तो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।